हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11 का केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे बात करेंगे, जो रसायन शास्त्र के कुछ मूल अवधारणा से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे बात करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कि कुछ धारणा some basic concept of chemistry। तो सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करेंगे पदार्थ के बारे में। पदार्थ एक को अंग्रेजी में सब्सटेंस बोला जाता है। अब पदार्थ एक प्रकार का द्रव्य होता है। द्रव्य को हम मैटर बोलते हैं। तो यहाँ देखें, पदार्थ को अंग्रेजी में सब्सटेंस कहा जाता है। सामान्य तौर पर पदार्थ एक प्रकार का द्रव्य होता है। द्रव्य को हम मैटर कहते हैं। तो द्रव्य एक ऐसा पदार्थ है, कोई भी वस्तु, मान लेते हैं कोई भी वस्तु, उदाहरण के लिए मान लेते हैं जैसे रबर, पेंसिल, पुस्तक, वायु, जल। तो मान लेते हैं रबर की बात। तो रबर में तनन की क्षमता पाया जाता है। जिसको उतना तानेंगे उतना ही स्थान घेरेगा। तो प्रकृति में पाए जाने वाली वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती है, रुकावट डालती है, भार उत्पन्न करती है या अवरुद्ध उत्पन्न करती है, जिसके द्वारा हम अपने ज्ञानेंद्रियों का अनुभव करते हैं, उसी को हम लोग द्रव्य कहते हैं। मतलब द्रव्य जान गए, उदाहरण के लिए रबर, पेंसिल, पुस्तक, वायु, जल इत्यादि, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। अब पदार्थ जिस कण से मिलकर बना होता है उसे हम संघटक कहते हैं। तो देखें कि द्रव्य जिस कण से मिलकर बना होता है उसे हम संघटक कहते हैं। और यहाँ रसायन विज्ञान को मान लेते हैं कि एक तरह का विज्ञान का शाखा है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना, बनावट, गुणधर्म एवं परस्पर अन्य क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसी को रसायन शास्त्र कहते हैं। और रसायन शास्त्र के जनक एंटी लेवजियर को कहते हैं। तो हम लोग देखेंगे रसायन शास्त्र के बारे में। देखिए रसायन शास्त्र, तो रसायन शास्त्र मान लेते हैं एक विज्ञान की शाखा है। मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, गुणधर्म, संरचना एवं परस्पर अन्योन्य क्रियाओं तो देखें रसायन शास्त्र एक विज्ञान का शाखा है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, गुणधर्म, संरचना एवं परस्पर अन्य क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम रसायन शास्त्र कहते हैं। तो रसायन शास्त्र हम देख लिए। अब देखेंगे आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे जो द्रव्य की प्रकृति होगी, नेचर ऑफ मैटर।
सबसे पहले हम जानेंगे द्रव के बारे में कि द्रव किसे कहते हैं। तो पदार्थ एक प्रकार का द्रव्य हो जाता है। जैसे मान लेते हैं चीनी एक तरह का द्रव्य है। तो जैसे हम रबर की बात किए, पेंसिल की बात किए, पुस्तक की बात किए, तो पुस्तक जैसे होता है कि पुस्तक को जितना ज़्यादा रखेंगे उतना उसमें भार होगा। रबर को जितना तानेंगे उसमें तनन की क्षमता पाएगा, उसमें स्थान उतना ही घेरेगा। तो प्रकृति में पाए जाने वाले वे सभी वस्तुएं जिसमें भार होती है, रुकावट डालती है, स्थान घेरती है, जिसके द्वारा हम अपने ज्ञानेंद्रियों का अनुभव करते हैं, उसे ही द्रव कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं रबर, पेंसिल, वायु, जल इत्यादि। और मनुष्य में ज्ञानेंद्रियों की संख्या 5 होती है: नाक, आंख, कान, जीभ, त्वचा। तो हम लोग देखेंगे द्रव के बारे में। में पाए जाने वाली वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती है, रुकावट डालती है, भार होती है, जिसके द्वारा हम अपने ज्ञानेंद्रियों का अनुभव करते हैं, उसी को द्रव्य कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं रबर, पेंसिल, पुस्तक, वायु, जल इत्यादि। द्रव जिस कण से मिलकर बना होता है उसे संघटक कहते हैं। मानव शरीर में ज्ञानेंद्रियों की संख्या 5 है। जैसे कि मानव शरीर में ज्ञानेंद्रियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में ज्ञानेंद्रियों की संख्या 5 होती है। जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं नाक, कान, आंख, जीभ, त्वचा। अब हम लोग देखेंगे द्रव्य के प्रमुख अभिलक्षण के बारे में, मतलब उसका गुण के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो कण है, जैसे मिट्टी की बात मानते हैं, मिट्टी को जैसे रगड़ेंगे, मसलेंगे तो वह छोटे छोटे कण के रूप में विभाजित हो जाएगा। तो इससे स्पष्ट पता चलता है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक भी जो पदार्थ होते हैं वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। अब मान लेते हैं यहाँ 2 कण, एक पहला कण है और एक दूसरा कण है। तो इसके बीच कुछ खाली स्थान है। तो पदार्थ के 2 कणों के बीच हमेशा रिक्त स्थान होता है। मतलब रिक्त मतलब खाली स्थान होता है। तो पदार्थ के 2 कणों के बीच रिक्त स्थान को अंतरान्विक स्थान कहते हैं। और इसके बीच जो बल लगता है उसी को अंतरान्विक बल कहते हैं। तो पहला गुण आया कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ के 2 कणों के बीच हमेशा रिक्त स्थान होता है, जिसे हम अंतरान्विक स्थान कहते हैं। और पदार्थ के कणों के बीच लगने वाले बल को अंतरान्विक बल कहते हैं। और पदार्थ के जो कण होते हैं वो हमेशा निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को सदैव हमेशा आकर्षित करती है। तो हम लोग अभिलक्षण देखेंगे पदार्थ के प्रमुख अभिलक्षण। तो पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ के 2 कणों के बीच हमेशा रिक्त स्थान होता है, जिसे अंतरान्विक स्थान कहते हैं। दूसरा आया
कि पदार्थ के दो कणों के बीच लगने वाले बल को अंतरान्विक बल कहते हैं। और पदार्थ के जो कण होते हैं वह निरंतर गतिशील होते हैं, मतलब गतिज ऊर्जा की आवश्यकता के रूप में होते हैं। और पदार्थ के जो कण होते हैं एक दूसरे को सदैव आकर्षित करती है। तो हम लोग देखेंगे पदार्थ के प्रमुख अभिलक्षण के बारे में, देखेंगे द्रव के प्रमुख अभिलक्षण के बारे में। तो द्रव का पहला है कि पदार्थ एक तरह का द्रव्य होता है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर दूसरा देखेंगे पदार्थ के दो कणों के बीच रिक्त स्थान को अंतरान्विक स्थान कहते हैं। ये पदार्थ के दो कणों के बीच लगने वाले बल को अंतरान्विक बल कहते हैं। तीसरा गुण देख लिए। अब लास्ट देखेंगे कि पदार्थ के जो कण होते हैं वह एक दूसरे को सदैव आकर्षित करती है। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे द्रव की अवस्था। डिग्री ऑफ मैटर। द्रव के प्रमुख तीन अवस्था होते हैं। पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। ठोस को सॉलिड बोलते हैं, द्रव को लिक्विड बोलते हैं, गैस को गैस बोला जाता है। तो ठोस बच्चों हमेशा कठोर होता है, जिसका आकार भी निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है। तो हम लोग ठोस, द्रव, गैस के बारे में जानेंगे बारी बारी से कि ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है, देखेंगे। द्रव की अवस्था। द्रव के प्रमुख तीन अवस्था होते हैं। पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। तो यहाँ अवस्था जो होते हैं पदार्थ की या द्रव की अवस्था होते हैं वह केवल दो ही चीज़ पर निर्भर करता है, एक आकृति पर और एक आयतन पर, या इसी को आकार या आयतन कहते हैं। तो द्रव की वह अवस्था जिसकी आकृति एवं आयतन दोनों निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। मतलब दो चीज़ पर डिपेंड किए, एक आकृति पर एक आयतन पर। तो द्रव की वह अवस्था जिसका आकृति एवं आयतन दोनों निश्चित होता है उसे हम ठोस कहते हैं। जैसे लोहा, ईंट। तो लोहा उदाहरण के लिए मान ले, लोहा का भी जितना भार होता है, वजन होता है, उसका आकार भी सेम होगा, आयतन भी सेम होगा। जितना वजन बढ़ाएंगे उतना आकार बढ़ेगा। ईंटा का भी आकार भी सेम होता है, वजन भी सेम होता है। अब द्रव की बात करें तो द्रव की वह अवस्था जिसकी आकृति निश्चित एवं आयतन अनिश्चित होता है उसे हम द्रव कहते हैं। तो जैसे मान लेते हैं जल, तो जल को हम जितना बढ़ाएंगे उतना
जल का आकार तो सेम होता है, लेकिन आयतन जितना पानी बढ़ाएंगे उतना पानी कमेगा। अगर कम कर देंगे तो कम जाएगा, बढ़ा देंगे तो बढ़ जाएगा। अब मान लेते हैं गैस। गैस का उदाहरण के लिए मान लेते हैं H2O2 N2, मतलब हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस। तो इसमें क्या होते हैं, इसका आकृति भी अनिश्चित होता है और आयतन भी अनिश्चित होता है। तो द्रव की वह अवस्था जिसका आकृति एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है उसे हम गैस कहते हैं। अब इस सभी के बारे में हमको अभिलक्षण पढ़ना है कि ठोस का अभिलक्षण क्या है, द्रव का अभिलक्षण क्या है, गैस का अभिलक्षण क्या है। तो ठोस का पहला अभिलक्षण हो जाएगा कि ठोस पदार्थ के आकृति एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। और बच्चों हम फिगर से देखना चाहेंगे। मान लेते हैं यह कण है, कण मान लिए। तो पहला मतलब इसका अभिलक्षण हुआ कि ठोस पदार्थ का आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है। दूसरा अभिलक्षण देखेंगे कि ठोस पदार्थ का जो घनत्व होता है वह सदैव उच्च होता है और ठोस पदार्थ जो होते हैं वह हमेशा कठोर होते हैं। अब इसके बीच जो हमेशा रिक्त स्थान होता है वह मतलब ठोस पदार्थ के बीच जो लगने वाला हमेशा रिक्त स्थान होता है वह सदैव अधिक होता है। मतलब सदैव क्या होता है, अधिक होता है। और इसके लगने वाला जो अंतरानिक बल होता है वह सदैव कम होता है। मतलब रिक्त स्थान अधिक होगा तो अंतरानिक बल कम होगा। तो यह पहला तो देख लिए कि ठोस पदार्थ का आकृति एवं आयतन निश्चित होता है, ठोस पदार्थ का घनत्व अधिक होता है, इसके लगने वाला अंतरानिक स्थान अधिक होता है और अंतरानिक बल कम होता है। मतलब ठोस पदार्थ के दो कणों के बीच हमेशा रिक्त स्थान अधिक होता है और ठोस पदार्थ के लगने वाले दो कणों के बीच लगने वाले बल हमेशा सदैव कम होता है। अब हम द्रव का गुण देखेंगे। तो द्रव का जो घनत्व होता है वह ठोस से हमेशा कम होता है। द्रव पदार्थ की आकृति निश्चित एवं आयतन अनिश्चित होता है और द्रव पदार्थ के बीच जो लगने वाला अंतरानिक स्थान होता है वह ठोस से कम होता है। मतलब कहा जा सकता है इसके बीच जो रिक्त स्थान होता है वह हमेशा ठोस से कम होता है और इस पे लगने वाला जो बल होता है वह ठोस से अधिक होता है। मतलब सबसे ज़्यादा कहा जा सकता है कि ठोस में रिक्त स्थान कम होता है और गैस में ज़्यादा होता है। जैसे ठोस को अगर गैस में हम परिवर्तित करें तो वह उधर्पातन कहलाएगा। जैसे गैस को अगर किसी बीकर में हम रख देते हैं वह एकदम सदैव एकदम परासरण हो जाता है। तो जैसे मान लेते हैं इसमें जल का मात्रा रख दिए, अगर इसमें हम कोई चीज़ को उबाल दें तो वह हमेशा एकदम गैस के रूप में परिवर्तन हो जाएगा। तो ठोस के बारे में देख लिए, द्रव के बारे में भी देख लिए, अब गैस के बारे में देखेंगे। तो गैस का पहला अभिलक्षण होगा कि गैस पदार्थ की जो आकृति एवं आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। दूसरा गुण देखेंगे कि गैस पदार्थ का जो घनत्व होता है वह सबसे निम्न होता है। अब देखेंगे गैस की जो अवस्था होती है वह दो कणों के बीच लगने वाला जो अंतरानिक स्थान होता है वह सदैव कम होता है और उसके बीच जो बल लगेगा अंतरानिक बल वह सदैव कम होता है। ठोस में अंतरानिक बल कम होता है और गैस में अधिक होता है और ठोस में रिक्त स्थान सबसे अधिक होता है तो गैस में कम होता है। तो बच्चों हम लोग तो जाने मतलब द्रव की विभिन्न अवस्था जान गए और उसका प्रकार भी जाने। आज हम लोग द्रव से विभिन्न संबंधित के टॉपिक के बारे में जानकारी किए। अब हम लोग जानेंगे ठोस, द्रव और गैस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा। ठोस को गर्म करेंगे तो द्रव में परिवर्तन होगा, द्रव को गर्म करेंगे तो गैस में परिवर्तन होगा। जैसे गैस को इसके विपरीत गैस को ठंडा करने पर यह द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। द्रव को जैसे ठंडा करेंगे तो यह गैस में परिवर्तित होगा। तो कोई भी पदार्थ होता है तो ठोस पदार्थ को गर्म करने पर यह द्रव में परिवर्तित हो जाता है, पुनः द्रव को गर्म करने पर गैस में परिवर्तित हो जाता है। इसी के विपरीत गैस को ठंडा करने पर वह ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है, ठोस को ठंडा करेंगे तो वह ठोस के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ दो चीज़ देखेंगे, एक ताप एवं क्रिया के आधार पर।
ताप एवं क्रिया के आधार पर तो कोई भी होगा तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें ठोस से द्रव रूप में बदलने की गलन कहते हैं। ठोस से द्रव रूप में परिवर्तन को गलन कहते हैं और गलन की क्रिया जिस ताप पर संपन्न होती है उसे गलनांक कहते हैं। तो पहला देखें, ठोस से द्रव में रूप में परिवर्तन को गलन कहते हैं। गलन की क्रिया जिस ताप पर संपन्न होती है उसे गलनांक कहते हैं। अब अगला देखेंगे कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव रूप से गैस रूप में परिवर्तन को क्वथन कहते हैं। और क्वथन की क्रिया जिस ताप पर संपन्न होती है उसे क्वथनांक कहते हैं। तो यहाँ दो चीज देखें, पहला एक गलन, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें ठोस रूप से द्रव रूप में परिवर्तन को गलन कहते हैं। गलन की क्रिया जिस ताप पर संपन्न होता है उसे गलनांक कहते हैं। अब यहाँ देखिए, द्रव से गैस रूप में परिवर्तन को क्वथन कहते हैं और क्वथन की क्रिया जिस ताप पर संपन्न होती है उसे क्वथनांक कहते हैं। अब बच्चों हम लोग देखेंगे कि जैसे यदि अगर हम ठोस से द्रव में बदल दें, ठोस से द्रव या गैस में बदल दें, तो द्रव की वह अवस्था जिसमें ठोस रूप से द्रव रूप में, मतलब द्रव या ऐसे कह सकते हैं कि ठोस से सीधे गैस रूप में बदलने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। मतलब देख लिए कि पहला पदार्थ की वह अवस्था जिसमें ठोस रूप से वाष्प के रूप में बदलने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं नवसादर, अमोनियम क्लोराइड। उदाहरण के लिए दो चीज मान लिए। अब यहाँ हम देखेंगे अगला चीज, तो द्रव की वह अवस्था जिसमें गैस रूप से द्रव रूप में बदलने की क्रिया को जमन कहते हैं। और जमन की क्रिया जिस ताप पर संपन्न होता है उसे जमनांक कहते हैं। तो यहाँ दो चीज देखें, एक गैस से द्रव में बदलेंगे तो जमन कहलाएगा। जमन की क्रिया जिस ताप पर संपन्न होता है उसे जमनांक कहते हैं। अगला देखेंगे बच्चों, मतलब द्रव की वह अवस्था जिसमें द्रव से गैस रूप में परिवर्तन को हीमन कहते हैं। और हीमन की क्रिया जिस ताप पर संपन्न होता है उसे हिमनांक कहते हैं। तो चार टॉपिक पे बात किए, एक गलनांक, एक क्वथनांक, एक जमनांक, एक हिमनांक। तो जमन को जमनांक के नाम से भी जानते हैं। तो बारी बारी से हम जानेंगे। पहला गलनांक, दूसरा क्वथनांक, तीसरा देखेंगे जमनांक, और उसके बाद देखेंगे हिमनांक, और उसके बाद देखेंगे ऊर्ध्वपातन। तो इतना चीज तो हम देख लिए कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें ठोस रूप से द्रव रूप में परिवर्तन को गलन कहते हैं और गलन की क्रिया जिस ताप पर संपन्न होती है उसे गलनांक कहते हैं। तो गलनांक तो देख लिए। अब क्वथनांक देखेंगे। तो द्रव की वह अवस्था जिसमें द्रव रूप से गैस रूप में परिवर्तन को क्वथन कहते हैं और क्वथन की क्रिया जिस ताप पर संपन्न होती है उसे हम क्वथनांक कहते हैं। अब हम जमन देखेंगे। तो द्रव की वह अवस्था जिसमें गैस रूप से द्रव रूप में बदलने की क्रिया को मतलब जमन कहते हैं और जमन की क्रिया जिस ताप पर संपन्न होता है उसे हम जमनांक कहते हैं। अब हिमन देखेंगे बच्चों। तो द्रव की वह अवस्था जिसमें द्रव रूप से ठोस रूप में बदलने की क्रिया को हिमन कहते हैं। हिमन की क्रिया जिस ताप पर संपन्न होता है उसे हिमनांक कहते हैं। और उसके बाद देखेंगे ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन में आया कि सीधा इसको ठोस से गैस रूप में परिवर्तन करते हैं। तो द्रव की वह अवस्था जिसमें ठोस रूप से सीधे वाष्प रूप में बदलने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब ऊर्ध्वपातन को देखें, उदाहरण के लिए मान लिए नवसादर, अमोनियम क्लोराइड इत्यादि। अब बच्चों हम लोग देखेंगे द्रव का अवस्था या उसी का वर्गीकरण हम अगले वीडियो में बात करेंगे। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट करना ना भूलें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो वह क्लास 11 का केमिस्ट्री रसायन शास्त्र से संबंधित कुछ मूल अवधारणा
जो भी कंसेप्ट पे बात किए हैं उससे संबंधित जो भी टॉपिक बच गया हो आपको हम अगले वीडियो में बता सकें।